हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistance and resistivity, ठीक है, and temperature coefficient and temperature coefficient, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखो बेटा, आप लोग मैंने फॉर्मूला करवाया था रेजिस्टेंस का, R = ml अपॉन में n e स्क्वायर टू t। ठीक है, तो ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो? R = ρl/a। तो ये क्या बना? रो आपका, ये सारा क्या बन गया? रो। तो रो की वैल्यू m अपॉन में n e स्क्वायर टू। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करते हैं? एन पे और टो पे, एन पे और टो पे। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये दोनों फॉर्मूले में लिख देती हूँ यहाँ पे, ml अपॉन में n e स्क्वायर टू a, और आपके पास रो की वैल्यू क्या है? m अपॉन में n e स्क्वायर टू। ठीक है, अब देखो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टो पे। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? n के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टो के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, फटाफट, जल्दी जल्दी, धड़म 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 धड़म, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा वहां पे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा आपका? घट जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कोलिजन। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका? कोलिजन। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घट जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। दूसरा बात करते हैं नंबर डेंसिटी पे। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, कि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है आपकी? इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। लेकिन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं? 29 के आसपास मेटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसके कारण जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। इसका इफेक्ट क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है वहां पे? इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, टेम्परेचर के इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, समुद्र है, समुद्र में तुमने 2 बाल्टी पानी और एक्स्ट्रा डाल दिया तो समुद्र के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे नंबर डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन थोड़ी अमाउंट में बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस, यहाँ कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन का इफेक्ट ज्यादा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये कोलिजन का इसका इफेक्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए ओवरऑल क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। नंबर डेंसिटी के कारण रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट डिक्रीज होगा, लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि मेटल के पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन्स है। समुद्र है, समुद्र में 2 बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी एक्स्ट्रा
पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए और ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने के कारण इसके कारण जो नंबर डेंसिटी के कारण जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा नेग्लिजिबल होगा। इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट, इसके इफेक्ट को लेस मान लेते हैं। ओवरऑल इफेक्ट रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट रिलैक्स ज्यादा होगा, और ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिमिलरली व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है आपके पास, पहले रेजिस्टेंस के लिए लिख लो, टेम्परेचर ये लिख लो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, इतना लिखो पहले। एक आपका ग्राफ दे रखा है आपके पास, ये बुक्स में भी होता है, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है आपके पास, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास मेटल के केस में कुछ इस तरीके का होता है, टेम्परेचर के साथ। अभी मैं रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर देती हूँ, इतना लिख लो जल्दी से, नोट कर लो, फिर रेजिस्टिविटी के केस में डिस्कस कर देते हैं। कर लीजिए नोट जल्दी से, नोट कर लिया, हो गया। ये हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, पहला केस क्या लिया हमने, मेटल का, ये लिख लिया ना, हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, मेटल और कंडक्टर। ये केसेस के लिए बात करें हैं हमने, मेटल और कंडक्टर के लिए, लिख लिया ये सबने। आगे चलो, रेजिस्टिविटी के लिए देख लो, रेजिस्टिविटी के केस में हटा दो मैं एक बार, रेजिस्टिविटी के लिए देखो, रेजिस्टिविटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, मेटल के केस में। तो इसमें भी होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। ग्राफ यही आएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के क्रॉसपेंडिंग ग्राफ आपका इसी तरीके से है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मेटल्स के केस में क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। लिख लिया, नोट कर लिया। अब बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, ये मेटल के लिए था या कंडक्टर के लिए, केस सेकंड बात करते हैं फॉर सेमी कंडक्टर। ये मैं अभी हटा रही हूँ सारा, केस सेकंड फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, देखो दो तरीके से समझा देते हैं इस चीज को। सेमीकंडक्टर्स में हम बात करते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मेटल के केस में कोई गैप नहीं होता, मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता या इन केस ऑफ मेटल। इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। इस बात को आप पीछे जो मैंने नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए समझाया तो वो एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से आपने मैंने कहा कि रिलैक्सेशन जैसे आपके पास कोई गैप नहीं होता तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। नंबर डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उसके कारण नंबर डेंसिटी मेटल की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे n के बढ़ने या घटने से नंबर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखिए कि आपके पास जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल्स के अंदर, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाएंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, डिक्रीज। इट मींस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपके, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इस तरह इस फॉर्मूले से समझ लो।
R इज इक्वल टू ml अपॉन में n e स्क्वायर टो a, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या होती है, m अपॉन में n e स्क्वायर टो, ठीक है। तो इस केस के लिए वही बात कर लेते हैं, दो केस बात कर लेते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के, ठीक है। तो इस केस में देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज तो टो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं, ये टो का केस था, अब बात करते हैं नंबर डेंसिटी के केस के लिए। नंबर डेंसिटी के केस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी लार्ज अमाउंट में, और उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर डेंसिटी की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट होगा इसका इफेक्ट। यहाँ पे नंबर डेंसिटी का इफेक्ट कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इस कोलिजन का इफेक्ट कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट, इसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वो इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, यहाँ पे नंबर डेंसिटी, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रली बाउंड होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं आप लोग, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकलेंगे, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ हो करें, कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी मतलब करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो नंबर डेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यहाँ कोलिजन होगा बीच में कहीं थोड़ा बहुत होगा कोलिजन, नो डाउट इफेक्ट तो होगा, लेकिन उसका क्या रहेगा, इनसिग्निफिकेंट, उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, नंबर डेंसिटी का। तो इस चीज को दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड, मतलब नंबर डेंसिटी लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। इसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत लेस होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, और इसका इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए इसके इफेक्ट को क्या करते हैं, नंबर डेंसिटी के इफेक्ट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। ग्राफ कैसे आएगा इस केस में, ग्राफ देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, उन दोनों के कारण, टेम्परेचर के कारण ये इफेक्ट शुरू, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। करिए फटाफट जल्दी से, नोट कर लीजिए, हो गया नोट, हो गया। केस नंबर 3 देखिए, एलॉय, सम एलॉय, पहले बात करी मैंने मेटल्स की, फिर बात करी है मैंने सेमीकंडक्टर की, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, एलॉय की। एलॉय जैसे आपके पास निक्रोम है, जनरली यूज कर जाते हैं निक्रोम, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं, लेस इफेक्टेड होते हैं, किसके कारण, टेम्परेचर के। एलॉयज आर, इफेक्ट तो होता है लेकिन लेस इफेक्टिव, लेस इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि एलॉय क्या होता है, वो मेटल्स के मिक्सचर से बनते हैं, तो मेटल टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, उनके मिक्सचर के कारण इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो एलॉयज आर लेस इफेक्टिव, सम एलॉयज, सारे एलॉय तो नहीं, सम एलॉयज,
जैसे कांस्टेंट सम एलॉयज लाइक निक्रोम कांस्टेंट मैग्नीन कांस्टेंट एंड मैग्नीन कांस्टेंट एंड मैग्नीन, ये कुछ एलॉय हैं, आर लेस इफेक्टेड विद द टेम्परेचर कि टेम्परेचर के कारण इनके ऊपर क्या होता है, लेस इफेक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, और इन पे क्या होता है, इनका जो ग्राफ आता है वो किस इस तरीके से आता है, रो और आर। टेम्परेचर के कारण ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब कि लेस इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट तो होता है लेकिन बहुत कम। कर्व जो होती है कर्व थोड़ी सी स्मूथ सी जाती है ऐसे। तो ये क्या होगा, ग्राफ फॉर द एलॉय। ये निक्रोम के लिए क्या बात कर सकते हो, निक्रोम। ठीक है, जल्दी नोट करिए, कर लीजिए नोट जल्दी से। अब ये भी कह सकते हो और नियरली अनइफेक्टेड। नियरली क्या होते हैं, ये अनइफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, हो गया। अब देखिए सबका मैं एक मिक्स ग्राफ बना देती हूँ, वो देख लीजिए। ये नोट हो गया होगा सभी का। नोट हो गया होगा। अब देखिए, अब आपका मान लिया मैं तीनों का कोई ग्राफ दे दे कभी आपके एग्जाम में पूछ ले, ये ग्राफ किसके लिए है, तो इधर आर और रो ले लो, या तो आर होगा या रो होगा, कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है तो ये किसके लिए है, मेटल के लिए। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो ये किसके लिए है, आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से है तो ये है आपका एलॉय। ठीक है, कुछ एलॉय और जैसे मरकरी होती है, मरकरी जो है, जैसे मरकरी का ग्राफ भी बात कर लेते हैं कई बार। मरकरी क्या होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर इट बिकम द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, बहुत ही कम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, मरकरी एट वेरी लो टेम्परेचर, become superconductor, become superconductor। और ग्राफ का वेरिएशन कुछ इस तरीके कैसा होता है, रो और आर के लिए इस तरीके का ग्राफ फॉर मरकरी। ये मरकरी के लिए। सुपरकंडक्टर क्या होता है, जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। सुपरकंडक्टर वो होते हैं जिनका, जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या बन जाए, बिकम क्या हो जाए, जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या बन जाता है, जीरो। जल्दी नोट कर लीजिए ये ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल को फाइंड आउट कैसे करेंगे। हाउ वी फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाउ वी फाइंड द टेम्परेचर। हमें कभी रेजिस्टेंस या ये टेम्परेचर निकालना पड़े तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जल्दी से नोट करिए, ग्राफ बना लिया सभी ने, बन गया। ठीक है, तो आगे देखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ही बात है, दोनों का एक ही तरीका है फाइंड आउट करने का, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखिए हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को, एक्सपेरिमेंटली कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। देखो कोई वायर थी या कोई भी बॉडी थी, उसका टेम्परेचर मैंने पहले मान लिया क्या था, T था, T टाइम टेम्परेचर था। T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था आपका, R। अब उस
उसमें आपने क्या करा, टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज कर दिया, टी से क्या कर दिया, dt टाइम टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। बात आई समझ में? पहले टेम्परेचर कितना था, टी था, अब आपने क्या करा, उसका टेम्परेचर टी से कितना कर दिया, dt कर दिया। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नोट से आर नोट प्लस डी आर हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग भी समझाऊंगी लास्ट में, फिलहाल डायरेक्ट इसका डेरिवेशन देखिए कि इस फॉर्मूले को आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर की, और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर के कारण इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर के कारण इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट डी टी के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आया है तो कांस्टेंट ले लिया अल्फा आर नॉट डी टी, ठीक है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट या थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करिए, टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, इस साइड भी अल्फा आर नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अल्फा की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल होती है। अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, आईआईटी नीट में क्वेश्चन पूछे t+1 टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होती है, ये कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होता है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी इसका बेसिक मीनिंग भी समझाऊंगी। आर नोट इंटू डी टी, टी आई से टी एफ इंटीग्रेशन कर दो, आर आई से आर एफ इंटीग्रेशन कर दो। आर आई क्या था, आर नोट था, तो आर नोट लिख लो। अरे आर आई कितना था आपका, आर नोट ले रखा है ना, तो आर नोट लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आर, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी आर का, आर, आर नोट से आर एफ, अल्फा आर नोट, टी का इंटीग्रेशन डी टी का टी हो जाएगा टी आई टू टी एफ, आर एफ माइनस आर नोट, अल्फा आर नोट, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो क्या बना ये, आर एफ बराबर आर नोट प्लस अल्फा आर नोट, इसको टी लिख सकती हूँ मैं, टी एफ माइनस टी आई को क्या लिख सकती हूँ मैं, डेल्टा टी। एक एक्सप्रेशन तो ये बन गया, आर नोट को मैं उधर ले लूँ, और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो, तो आर नोट को बाहर ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बन जाए, ठीक है। इस तरह रो के लिए लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली फॉर रेजिस्टिविटी, सिमिलरली फॉर रेजिस्टिविटी। उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट मान लो बीटा है, बाकी बात वही है, ये सेम ही है, बस समझने के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वही है बीटा अल्फा, ये भी क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बस सिंबल अलग यूज कर दिया, सिंबल अलग ले लिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जल्दी नोट करिए, कर लीजिए नोट, हो गया नोट? कुछ नहीं, आपको पता था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस, ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, चेंज हो जाता है। आपको ये भी पता है रेजिस्टेंस चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना टेम्परेचर उसी रेशियो में चेंज होगा। तो ये आ गया, आपने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, सोल्व करके ये फाइंड आउट कर लिया। जल्दी नोट करिए, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये नोट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो इस चीज को, इसको डेल्टा आर लिख सकते हो, डेल्टा आर अल्फा आर नोट डेल्टा टी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ये अल्फा,
इसके बराबर हो गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू 1/r, या अल्फा इज इक्वल टू 1/ρ0, बीटा इज इक्वल टू 1/ρ0, यहां से देखो 1/ρ0, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, रो एफ माइनस ρ0 इंटू ρ0 बीटा डेल्टा टी, तो ये बन गया डेल्टा रो बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, यहीं से देखो, यहां से ये ऐसे लिख लिया, अब यहां से देखो ये इधर, इससे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नोट टी एफ माइनस टी एल, टी एफ माइनस टी एल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर एफ माइनस आर नोट डेल्टा टी, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर नोट क्या है यहाँ पे, आर एफ माइनस आर नोट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, आर नोट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। हो गया नोट, जल्दी नोट करो, नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। ठीक है, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, T0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब T0 पे जो रेजिस्टेंस दे रखा आर नोट, उसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 5 ओम। आर नोट रेजिस्टेंस पे कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी, 5 ओम। एंड एट स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री पे, तो T 100 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 5.23 ओम। When the thermometer is inserted in the hot bath, the resistance of platinum wire किसी T डिग्री टेम्परेचर पे, मान लेते हैं T डिग्री टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 5.795 है ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बाथ, टेम्परेचर ऑफ द बाथ, क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ। देखो फॉर्मूला क्या है, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, मतलब आर एफ मतलब आर टी किसी टी डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी डिग्री सेल्सियस पे होगा फाइनल रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, तो आर पहले आपके पास पहली सिचुएशन देखो, यहां से देखो आर 100, आर टी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, रेजिस्टेंस आर नोट बराबर है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, आर 100, पहले मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 बना लूं। अब टी डिग्री सेल्सियस पे आर टी इज इक्वल टू आर नोट, कितना हो रहा है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये नंबर 2। अब आपसे पूछा क्या है कि टी टेम्परेचर आपसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, तो टी टेम्परेचर आप कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, सबसे पहले नंबर 1 से देखिए, वो नंबर 1 आर 100 बराबर आर नोट 1 प्लस टी, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, टी माइनस 100 माइनस 0, अरे टी एफ माइनस टी आई, टी एफ फाइनल क्या 100 और टी आई क्या आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो आर 100 बराबर आर नोट प्लस आर नोट अल्फा इंटू 100। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, आर 100 माइनस आर नोट अल्फा इंटू 100, इसको नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, अब 2 से देखो, आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट में ऐसे इस आर नोट को इधर ले गई, ये आर नोट अंदर आ जाएगा एक, तो ये आर नोट अल्फा
डेल्टा टी। ठीक है, ये नंबर 4 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। इसका टेम्परेचर कितना T डिग्री सेल्सियस, तो T माइनस 0 कर देंगे इसको भी। इसका भी क्या है T डिग्री सेल्सियस, तो T माइनस 0, इन दोनों को डिवाइड कर लो। RT माइनस R0 डिवाइड बाई R100 माइनस R0 बराबर R0 अल्फा T डिवाइड बाई R0 अल्फा इंटू 100। R0 अल्फा से R0 अल्फा कैंसिल। RT इंटू R0, RT कितना दे रखा है 5.75, 5.795। R0 कितना है 5 ओम। R100 कितना है 5.23, 5.23 माइनस 5 बराबर T बाई 100। तो T टेम्परेचर आपसे पूछा था, इसको सोल्व कर लो। ये बचेगा 0.795, ये बचेगा 0.23 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू T। इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, तो नीचे आ जाएगा आपके पास ये 795 डिवाइड बाई 230 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसको 23 से डिवाइड करो, इतना लिखो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, इसने जैसे जैसे सिचुएशन दी वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को फॉलो करा। उसने R0 और ये वैल्यू दे रखी थी, तो ठीक है, तो पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हुआ। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि आपके पास अंदर थर्मोमीटर इज इंस्टेड इन द हॉट बाथ, हॉट बाथ में थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया, तो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। ठीक है, और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहले सिचुएशन RF इंटू R100, पहले तो 0 से 100 हुआ था, तो 0 से 100 की बात कर ली। फिर इसके इसी के अंदर और टेम्परेचर उसने फाइंड आउट इंट्रोड्यूस कर दिया, वो सिचुएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। जल्दी से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, ये नोट कर लिया जल्दी से, या हटा दूं मैं? इसको T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 795 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 0। ये इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइम ये उसका क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट हो गए क्वेश्चन, जल्दी नोट करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिंपल ये इक्वेशन निकालनी थी, R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन से हमें टेम्परेचर निकालना था, वो सोल्व कर लिया। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है एट रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। इस इनिशियल टेम्परेचर पे आपके पास RI दे रखा है 100 ओम। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब आपसे कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, मान लो किसी T टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस RT या R0 भी कह सकते हो आप लोग इनिशियल को। ठीक है, आपके पास RT की वैल्यू कितनी दे रखी है 117 ओम। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 1.7 -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, पूछ रहा है आपसे टेम्परेचर, तो सिंपल ये देखो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो RT कितना दे दिया 117, R0 कितना दे दिया 100 ओम, 1 प्लस अल्फा कितना 1.7 - 4। ठीक है, इनटू इसको बाद में रख लेना, पहले इसको इतना रख लो अल्फा डेल्टा T। इसको सोल्व कर लो, 117 माइनस 100 बराबर 100 इंटू अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो ये बना 17, 100 अल्फा की वैल्यू 1.7 - 4 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब कितना है टेम्परेचर डिफरेंस, TF माइनस TI। तो TF तो कितना T माइनस TI कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा 17/100 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 1.7 × 10⁻⁴
T माइनस 27। ये तो सोल्व हो जाएगा इजीली। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल। तो ये बचा आपका, ये एक 10 है 10 की पावर 1, ये 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -3 बच जाएगा नीचे, बराबर T माइनस 27। ये बच गया 10 की पावर 3 T माइनस 27। ये बचा 1000 प्लस 27 बराबर T माइनस 27। 1000 प्लस 27 बराबर T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा था, यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं। तो आपके क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इतना दे रखा है आपको, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी, आपको फाइंड आउट करना था। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नोट कर लो पॉज करके, 1 2 3 पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए। तो ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजिंग द निक्रोम एलॉय निकल और क्रोमियम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर निक्रोम एलॉय से बना हुआ है, निकल और क्रोमियम से। ठीक है, Ni मतलब निकल, Cr मतलब क्रोमियम। फॉर हीटिंग एलिमेंट व्हेन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू इट। एक स्मॉल करंट क्या कर रहे हैं, उस टोस्टर से पास करा गया। इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब कि T0 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है R0, उसकी वैल्यू है 75.3 ओम। ठीक है, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, टोस्टर को किससे कनेक्ट करा है, पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, द करंट सेटल टू ए फ्यू सेकंड टू ए स्टडी वैल्यू, करंट कितना मिला है आपको, 2.68 एम्पियर। तो देखो ये रेजिस्टेंस R1 कह दूं थोड़ी देर के लिए, ये टेम्परेचर में T1 कह देती हूँ। ठीक है, T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, R1 रेजिस्टेंस इतना मिला। ठीक है, तो R2 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, V/I कितना हो जाएगा। आपके पास रेजिस्टेंस R2 डायरेक्ट नहीं दिया, करंट और वोल्टेज दे दिया, तो R क्या होता है, V/I। तो क्या बन जाएगा, 230 डिवाइड बाई 2.68 एम्पियर। इसको सोल्व कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द स्टडी करंट, स्टडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट। स्टडी टेम्परेचर क्या है निक्रोम एलिमेंट का, वो T2 टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, उसने कहा if the resistance of 27 degrees found to this when the toaster is connected to 230 volt supply, a current settled to the few seconds steady value this. What is the steady temperature of the nichrome element? ठीक है, the temperature coefficient of the nichrome average over the temperature range involved this. अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दे रखा है आपको 1.70 ±4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये आ जाएगा 85.8 ओम। ये सोल्व कर लेना आप। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को पॉज करके, 1 2 3। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर समझ नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, आगे मैं आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपसे T2 टेम्परेचर वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T। RT क्या R2 है, इस बार R2 मान लिया मैंने, और ये क्या आपका R1। अरे एक ही बात है, इसको आप R0 कह दो, इसको आपको कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा T। R2 कितना है 85.8 ओम, सोल्व करें कितना आ जाएगा 85.8 ओम। R1 कितना है, R1 पहले सोल्व कर लूं मैं इसको, R2 बाई R1 बराबर, इसको ऐसे लिख लो, R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। R2 बाई R1, ठीक है, माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है,
हमारी ये बना, ये माइनस इधर चला गया तो ये बचा R1 अल्फा डेल्टा टी। ये कितना बच जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा यहाँ से आगे, डेल्टा टी आ जाएगा आपका R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू अल्फा, अल्फा नीचे आ जाएगा, ये अल्फा नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा टी R2 कितना है आपका 85.8, 85.8, R1 कितना है आपका 75.3। ठीक है, R1 75.3 इंटू अल्फा 1.7, 1.7 10 पर -4। इसको सोल्व तो कर लोगे भाई, 85.8 में से 75.3 घटा दो, 501, ये आएगा तो 10.5 डिवाइड बाई 75.3, ये 1.7 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये आ जाएगा शायद 820 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अबाउट जो ये आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा आपका 820 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपके पास क्या पूछा है, ये 800 डेल्टा टी आया, ये डेल्टा टी का मतलब ये क्या है T2 माइनस T1, T2 ये T1 है और ये T2 उसने पूछा था आपसे। ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा T1 प्लस 820 डिग्री सेल्सियस। तो T1 कितना है आपके पास, ये हटा दूं मैं यहाँ से, T1 कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, तो 820 जमा 27 कितना हो जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 847 डिग्री सेल्सियस। उसने यही पूछा था उसका टेम्परेचर कितना होगा आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, सिंपल जैसे जैसे उसने कहा। आपकी बार थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में इतना था कि उसने V और I दे दिया था। ठीक है, तो हमें V और I की हेल्प से R2 निकाल लेना था। अब उसने जैसा जैसे क्वेश्चन में जो जो दिया वो निकाल लिया, जो पूछा वो हमने पुट कर दिया, जो गिवन था वो पुट कर दिया, जो पूछा था वो निकाल दिया। जल्दी से नोट करिए, एक अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 315 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 3.75 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें दो पार्ट पूछे हुए क्वेश्चन में, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आपका। ठीक है, तो कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T1 टेम्परेचर मान लिया कितना 20 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना दे रखा 3.15 ओम। फिर कह रहा है T2 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना दे रखा 3.75 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब अल्फा निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, R1 इज इक्वल्स टू R0, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वो कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसमें कितना टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कुछ और है और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या आपका कुछ और है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा। इसी तरह R2 क्या बन जाएगा R0, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां से आप लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, R1 बाई R2। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको सीधा ही लिख लेना हम लोग, एक सेकेंड। क्वेश्चन में बेटे कुछ सिचुएशन चेंज दे रहा है वो यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में एक रोड के साथ अलग अलग एलिमेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, R1 इज इक्वल टू R0, 1 प्लस में अल्फा T1। ठीक है, R2 को क्या लिख लोगे R0, 1 प्लस में अल्फा T2। ठीक है,
प्लस में अल्फा T1 डिवाइड बाई 1 प्लस में अल्फा T2, ठीक है। आर नोट से आर नोट क्या हो गया, कैंसिल। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में अल्फा T2, R2 इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फा T1, ठीक है। अब हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, R1 प्लस R1 अल्फा T2 बराबर R2 प्लस R2 अल्फा T1। ये बना R1 प्लस R1 माइनस R2, इसको इधर ले आओ, ये बना इसमें R2 अल्फा T1 प्लस R1 अल्फा T2, अल्फा बाहर ले लो, R2 T1 प्लस R1 T2, ठीक है। तो R1 माइनस R2, अल्फा की वैल्यू, अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा वो इस क्वेश्चन में अभी डिस्कस करते, पहले इस क्वेश्चन को कर देते हैं। R1 माइनस R2, R2 माइनस T1 प्लस R1 T2 बराबर हो जाएगा अल्फा। R1 कितना है आपका 3.15 माइनस 3.75, R2 कितना है 3.75 इंटू T1 कितना आपका 20 डिग्री सेल्सियस, R1 कितना 3.15, T2 कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस बराबर अल्फा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0025 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फा की इतनी वैल्यू आपकी सोल्व होके यहाँ से आ जाएगी। एक बार इतना नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नोट कर लिया, देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, टी एफ माइनस टी आई, टी आई 0 होता है तो उसको टी लिख सकते हैं ना, इधर देखो, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आर नोट अल्फा टी एफ माइनस टी आई ना। इनिशियल टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बना, जब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या लिख सकते हैं, आर नोट 1 प्लस में अल्फा टी लिख सकते हैं ना, वही फॉर्मूला लगाया मैंने। इनिशियल टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 20 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग टेम्परेचर पे तो अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो आर नोट 1 प्लस अल्फा T1 लिख लिया, आर नोट 1 प्लस अल्फा 2 लिख दिया, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0। R1 बाई R2 कर दे, मैंने यहाँ से अल्फा निकाले, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0.0025 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सोल्व कर लेना है इसको। अब अगर आगे पूछा उसने रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे किसकी बात कर रहा है, वो आर नोट की बात कर रहा है। तो आर नोट कितना बन जाएगा यहाँ से आपका R1 अपॉन में 1 प्लस में अल्फा T1, क्या बन जाएगा R1 प्लस में 1 प्लस में अल्फा T1। R1 कितना है आपका 3.15, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.0025 और T1 टेम्परेचर कितना है आपके पास इस पे 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर कितना आपका 20 डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व करेंगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 ओम, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। सिंपली जिस रेजिस्टेंस पे जिसकी बात कर रहा है वो पुट कर दो, इक्वेशन को सोल्व कर लो। एक और क्वेश्चन देखिए आगे इसी तरीके का, जल्दी नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिया भैया सबने, हो गया बेटा। देखो आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, जो जो टाइप इसमें बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन filament at 150 degree Celsius is 133 ohm. The resistance of tungsten filament at
150 degree Celsius is 133 ohm. What will be the resistance at 500 ohm? What will be the resistance? What will be the resistance? What will be the resistance at 500 ohm when temperature coefficient alpha is equals to 0.0045 डिग्री सेल्सियस। इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे। वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट 150 ओम पे कितना दे रखा है आपके पास? आपके पास आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो क्या बन जाएगा आपके पास? T1 टेम्परेचर 150, ठीक है। इसी तरह R 500 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 500 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, आपस में सोल्व कर लो अल्फा की वैल्यू पुट करके। जल्दी सोल्व करो, आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। बताओ मुझे क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ट्राई कर लिया? जल्दी ट्राई करो, मैंने हिंट भी दे दिया है क्वेश्चन का। अरे कर लिया ट्राई? अब देखो कुछ मैं बता देती हूँ। आर पे 500 निकालना है, जो निकालना उसको ऊपर रख लेते हैं। आर 500 डिवाइड बाई आर 150 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.005, अल्फा को मैं थोड़ी देर अल्फा ही रहने देती हूँ। अल्फा इंटू 500 डिवाइड बाई आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 150 कर लिया। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल। आर 500 कितना दे रखा है आपका? 500 निकालना है। रेजिस्टेंस है 500, रेजिस्टेंस है 150 कितना दे रखा है? 133 ओम, ठीक है, ये दे रखा है। रेजिस्टेंस एट 150 पे कितना दे रखा है? 133 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस एट 500 पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बना आपके पास 1 प्लस एल 500 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 500 अल्फा, ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना डायरेक्ट ऐसे कैंसिल। तो अब क्या करोगे, एक बार इसको अल्फा की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.0045, अल्फा की वैल्यू 0.0045, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले अल्फा ही रहने दो, बाद में अल्फा पुट करना, बार बार अल्फा रखना पड़ेगा वरना बड़ी सी वैल्यू। तो ये बनेगा आर 500 मल्टीप्लाई बाई आर 500 इंटू 500 इंटू अल्फा, ठीक है, बराबर 133 प्लस 133 गुणा 500, ये भाई 150 आएगा नीचे ही 150, ये यहाँ पे 150 रहेगी, ठीक है। तो ये आया 500 इंटू अल्फा, ठीक है। अब इसको फोर फर्दर सोल्व कर लो एक बार। आर 500 बार ले लो, तो ये बनेगा आपका, इसको सोल्व करना भाई। क्या आया आपके पास? इसकी वैल्यू पुट करो। 133 प्लस 133 गुणा 500, अल्फा की वैल्यू 0.0045, ठीक है। इसको काट ले कुछ, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा आपका। पहले मैं इसको ही सोल्व कर लूँ। 133 समा 133 गुणा 500, ये 45 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगी नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये कैलकुलेशन लंबी है, आप लोग सोल्व कर लेना। आर 500 कॉमन, 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू 150 इंटू 0.0045, ठीक है। तो आर 500 इंटू 1 प्लस 150 45 डिवाइडेड बाई 40 नीचे आ जाएगी। तो आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। बस इतना ही रहने दो इसको, फिर आगे सोल्व कर लेना।
ठीक है, तो ये बना आपके पास यहाँ से 133 प्लस 133 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, या 133 को कॉमन ले लो तो ये बचा 1 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है, 25 5 चौके 20 और 2 22, नीचे क्या है इसके 100, ठीक है। इसी तरह इसमें ये R500 इधर बार है, ठीक है, ये नीचे आएगा तो ये आपके पास 1 प्लस ये बचा आपके पास 5 15 थी 15 5 75, 67 डिवाइड बाय 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, 15 4 जा 20, 75 7 67, तो ये आएगा नीचे 1000, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको सोल्व कर लेनी है। 133 ये बचा ऊपर 100 प्लस 25, 325 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसमें भी ये 1000 प्लस 65 तो 1675 हो जाएगा ये। अरे 1000 में 675 ऐड करोगे 5761, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप सिंप्लीफाई इसको कर लेना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 258 ओम, 258 ओम आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये वैल्यूज पुट कर लो कि 500 ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 150 में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, जल्दी से फिर नोट करो जल्दी। हो गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो दो रेजिस्टेंस दे रखे थे, दोनों पे जो जो वैल्यू दे रखी थी वो नोट कर ली मैंने, इनको सोल्व कर लिया, ठीक है। आपके पास इनको सोल्व करके जो भी ये वैल्यू आई ये फाइंड आउट कर ले, ठीक है। हो गया नोट, ये सोल्व कर लेना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपका, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका नीट में IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जो करवाने वाले हूँ। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक रोड दे रखी है, ठीक है, एक रोड ये दे रखी है, ये दो रोड दे रखी है, एक का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रो 1 अल्फा 1 दे रखी है, एक रेजिस्टिविटी रो 2 अल्फा 2 दे रखी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, ठीक है। इसको ऐसे 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 बनाया गया है, इसको ऐसे ऐसे है, मान लिया कुछ ऐसे तरीके से, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो 1 अल्फा 1 रो 2 अल्फा 2 such that resistance of the combination such that resistance of the combination independent on temperature। तो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इनके बीच में रिलेशन निकालना है जब आपका इंडिपेंडेंट हो। ट्राई करने का टाइम देती हूँ 2 मिनट का, जल्दी से टाइम ट्राई करिए। ट्राई कर लिया सबने? 1 2 3 4 ट्राई कर लिया सबने? चलो मैं करती हूँ। देखो ये दो रोड है, इस तरीके से अलग अलग मटेरियल की बनी हुई, कैसे कनेक्टेड है ये सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। वो कह रहा है इनमें रिलेशन निकाले कब, जब ये टेम्परेचर पे क्या इंडिपेंडेंट हो। मतलब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट मतलब फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो फाइनल रेजिस्टेंस बराबर होगा किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस R1F को क्या लिख सकते हो, R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह R0 को यहाँ पे R1 आएगा, यहाँ पे इनिशियल, ठीक है। R2F क्या बन जाएगा आपका,
R2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा 1 ले लो, इसको अल्फा 2 ले लो, ठीक है। कितना बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करो तो R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा 2, ठीक है, ये अल्फा 1 बराबर R1 प्लस में R2। इसको सिंप्लीफाई कर लो अब इससे, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा बेटा। R1 प्लस में R2, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गए सिंपली, और कुछ नहीं, क्या बचा R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर 0, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती है, रो L बाई ए, क्या लिखूंगी, रो अल्फा 1 बाई ए, रो L बाई ए, रो L बाई ए, ये अल्फा 1 है, ठीक है। अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2, इसको क्या लिखोगे, रो 2, ये रो 1, ये रो 2, L बाई ए अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर 0। अगर एरिया और लेंथ अलग अलग होंगी तो यहाँ पे L1 A1 L2 A2 लिख लेंगे, ठीक है। एरिया और लेंथ सेम है तो सेम लिख लेंगे। अब L बाई ए से L बाई ए क्या हो जाए, कैंसिल, क्योंकि देखो ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोई दोनों में से एक क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 रो 2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। देखो ये वैल्यू 0 की इक्वल कब होगी, या तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव है या फिर ये वाला फैक्टर एक दूसरे से क्या होंगे, नेगेटिव और इक्वल, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, रो 1 डेल्टा टी पे तो इंडिपेंडेंट है, तो क्या बनेगा, रो 1 अल्फा 1 रो 2 अल्फा 2 बराबर 0, दैट इज योर रिलेशन। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर पे तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर तो उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे देखो जैसे मैं इसको इधर ले जाऊं, यहाँ देखो R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, इसको इधर ले जाऊंगा माइनस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बन जाएगा आपका R1 अल्फा 1, तो मैं यही कैंसिल कर रही हूँ इसको, ये ठीक है। तो ये सब यहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा आपका, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो क्या बचेगा, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब इन दोनों में से एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया, नोट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, पहले एक बार लिख लीजिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखो, और कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एलॉय, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, कंडक्टर के केस में देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा क्या होता है, RF माइनस RI डिवाइड बाय डेल्टा T इंटू R। देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर के अंदर, तो फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, इनिशियल से। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। टेम्परेचर इस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। और इस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होगा इस केस में, नेगेटिव। और एलॉय क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, एलॉय के साथ क्या होता है, लेस इफेक्टेड होते हैं। एलॉय में या तो ये कहेंगे इक्वल टू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0, या फिर ये कहेंगे वेरी स्मॉल पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, और वेरी स्मॉल पॉजिटिव। पॉजिटिव कहेंगे तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव कहेंगे, या क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ एलॉय। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था, नोट डाल लीजिए इसको।
कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किस केस में नेगेटिव होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट किस केस में क्या होता है आपका पॉजिटिव। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? हो गया नोट? एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज द एलॉय फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाई वी यूज द एलॉय फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्वेश्चन है, व्हाई we use alloy for making standard register। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को बनाने के लिए हम एलॉय, कांस्टेंट और मैग्नीन का क्यों यूज करते हैं, बताइए। व्हाई वी मेक द स्टैंडर्ड रजिस्टर एलॉय स्टैंडर्ड रजिस्टर लाइक मैग्नीन, निक्रोम, कांस्टेंट, इनका यूज करा जाता है। क्यों करा जाता है? तो कहला कैसे, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर वी यूज द एलॉय लाइक दैट। ठीक है, हम इन एलॉयज का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, लिख लीजिए, बिकॉज पहला पॉइंट, because alloy are least affected, या they are least affected, they are least affected with the temperature, ठीक है। अगला है, they are least affected with the atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या होते हैं, लिस्ट इफेक्टेड। अरे पूरा लिखूं, एटीएमओ एटमॉस्फेरिक, एसपीएचईआरआईसी स्फेरिक प्रेशर। They are least affected with the temperature, they are least affected with the atmospheric pressure, their contact point with copper is very small। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है आपका, they have high value of resistivity, they have high value of resistivity, तो ये 3 रीजन होते हैं जिसके कारण हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस मेन 2 ही होते हैं कि टेम्परेचर के साथ लिस्ट इफेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लिस्ट इफेक्टेड है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। इसलिए हम स्टैंडर्ड जब रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कांस्टेंट और मैग्नीफायर वायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ बोर्ड के ऊपर, ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए होगा ये वाला क्वेश्चन। ये लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है आपके पास, ए रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल कोफिशिएंट of resistance, thermal coefficient of resistivity alpha connected in parallel with a resistance 3R having thermal coefficient 2 alpha. Find
the value of alpha effective, find the value of alpha effective। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ये तुम ट्राई करो इस वीडियो लेक्चर में, तुम्हें आता है या नहीं ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हो कौन स्टूडेंट मुझे पहले इसका सॉल्यूशन करके सेंड करता है। आज के लिए इतना ही।